सेल्स इन सीरीज़, अगर ये 2 सेल मैंने लिए हुए हैं E1 R1 E2 R2, है ना, इस तरीके से पहला फिगर देखो, और कहीं मिलते हैं मुझे और उनको रिप्लेस करना है, तो इनको कैसे सीरीज़ में एडिंग या अपोजिंग कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं आप। इस ब्रांच में चाहे लेफ़्ट टू राइट मूव कर जाइए या राइट टू लेफ़्ट, और सेल में देखिए आप कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं। जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो इसमें प्लस से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, ठीक है, इसमें भी प्लस से माइनस जा रहे हो, है ना, तो वोल्टेज का लॉस, यानी नेगेटिव का साउंड यहाँ भी आ रहा है, नेगेटिव का साउंड यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, यानी एक ही सेंस में जा रहे हो आप दोनों सेलों में, तो दोनों सेल एडिंग कॉम्बिनेशन में, यानी सीरीज़ एडिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप इस बैटरी को जो कॉम्बिनेशन है दोनों सेलों का, इसको सिंगल सेल में ऐसे रिप्लेस करो कि भाई दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी E1 और E2 ऐड हो जाएंगे। तो इनके नेचर का जैसा नेचर इनका है वैसे ही, यानी हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड, लोअर पोटेंशियल राइट साइड, ये आप सिंगल EMF E बना दिया आपने, और रेजिस्टेंस आपका ये R हो गया, और इसको आप रिप्लेस कर दिया करें ऐसे, है ना, इस बैटरी को हटाकर ये लगा दिया, तो इसमें E इज इक्वल टू कितना होगा E1 प्लस E2, एंड R इज इक्वल टू कितना होगा R1 प्लस R2। ओके, अब अगर कोई रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है और उसमें आपसे करंट मांगी गई है, ठीक है, करंट मांगी गई है, तो आप इसको सेल को पहले रिप्लेस कर आए हो, और उसमें फिर अब आप यहाँ करंट अगर एक रेजिस्टेंस लगा देते हो तो आप खुद आराम से करंट निकाल सकते हो, है ना। सिंगल सेल है ये, कितनी करंट देगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, तो E अपॉन R प्लस आर कर देना, E की वैल्यू रख देना, R की वैल्यू रख देना। आया समझ में? ठीक इसी तरीके से अगर इसी सेल में अब वो बोले कि टर्मिनल वोल्टेज बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो I आप निकाल के I इंटू आर कर लेना, तो I इंटू आर करोगे तो ये वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वही वोल्टेज यहाँ होगा, यानी इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज I इंटू आर कहलाएगा। ओके, अब अगर मान लो सेकंड फिगर लिया मैंने, एक सेल ऐसा लगा है और दूसरा सेल उल्टा लगा है उसके, तो फिर ये सीरीज़ अपोजिंग कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो देखना पड़ेगा कौन सा सेल ज़्यादा ताकतवर है। अगर इफ़ E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, यानी ये दोनों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब एक लेफ़्ट टू राइट अगर मूव किए होगे तो इसमें प्लस से माइनस गए, है ना, प्लस से माइनस गए, और इसमें माइनस से प्लस जा रहे हो, जब बाएं से दाएं जा रहे हो तो अपोजिट साउंड आया दोनों में, है ना। तो अगर E1 ज़्यादा है, यानी उससे तय हो गया कि अपोज कर रहे हैं, तो सी बात है माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अगर E1 ज़्यादा है E2 से, E1 ज़्यादा है E2 से, तो ये भाई ये 10 वोल्ट का है मान लो, और ये 4 वोल्ट का है, तो लड़ाई तो हुई, तो 10 माइनस 4 6 वोल्ट बचा ना, ठीक है, 10 में से 4 चला गया, उसका वो कैंसिल हो गया, क्योंकि पोटेंशियल सीधा ऐड होता है, तो 10 माइनस 4 6 बचा, तो यानी E1 का बचा ना, E1 का बचा, तो आप E1 का सेंस का, यानी लेफ्ट साइड हायर पोटेंशियल, राइट साइड लोअर पोटेंशियल, ऐसा एक सेल लगा देना, ये E हो जाएगा, ये R हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी होगी E1 माइनस E2, एंड R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, और एक सिंगल सेल आपने बना दिया। फिर वही काम, अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होगा तो आप करंट बता सकते हो उसमें से। इसका उल्टा, अगर E2 ज़्यादा है E1 से, तो कौन सा सेल जीत जाएगा, ये वाला सेल जीत जाएगा, तो इसके सेंस का आप एक सेल बचा लेना, ये E हो गया, ये E हो गया, है ना, और यहाँ पर E कितना होगा, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जो सिंगल सेल आपने बनाया है। R तो सीरीज़ में ऐड ही होता है, तो वो तो R1 प्लस R2 ही होगा। आया समझ में? चलिए अब देखिए, मैंने तीसरा केस लिया, इसमें ज़्यादा सेल्स हैं, है ना। ये ज़रा एक बार घूम के आइए, तो बाएं से दाएं चलिए, तो इसमें प्लस से माइनस, यानी लॉस इन पोटेंशियल, नेगेटिव का साउंड आया, माइनस से प्लस, प्लस का साउंड आया, प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस का साउंड आया, प्लस से माइनस, माइनस का साउंड आया, प्लस से माइनस, माइनस का साउंड आया, ये माइनस माइनस माइनस, ये 4 सेल में माइनस का साउंड आया है, और एक सेल, यानी ये उल्टा कहलाएगा, ठीक है। तो अब आप इनको क्या करोगे, भाई ये वाले जो हैं इन सबको ऐड कर लो, ये और ये सब सेम सेंस में लगे हुए हैं, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, और उसमें से ये वाला माइनस कर लो, ये वाला माइनस कर लो, तो 13 माइनस 2 कितना बचा 11। तो यानी इसको अगर रिप्लेस करोगे तो सिंगल सेल जो बनेगा वो किसके सेंस का बचेगा, जिसका ज़्यादा था, जिसका टोटल ज़्यादा था। ये वाले जो नेगेटिव का साउंड वाले थे, इनका टोटल ज़्यादा आया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें प्लस से माइनस गए, इसमें माइनस से प्लस गए, इसमें प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ऐसे प्लस से माइनस मतलब हायर से लोअर जा रहे हो तो नेगेटिव का साउंड, है ना। तो ऐसे ऐसे मार्क करते गए, उसके बाद आपने सारे ये जो एक साइड के थे माइनस का साउंड वाले उनको ऐड कर लिया, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 13 में से 2 माइनस किया तो 11 बचे, 11 बचा। किसका बचा 11? इस वाले सेलों का, जो ज़्यादा थे, जिनकी ताकत ज़्यादा थी। तो 11 वोल्ट का ये सेल बना लिया आपने,
11 वोल्ट का सेल बन गया, रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा, है ना। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 ओम। ये आपका एक सिंगल सेल बन गया। अब अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा होता, अगर कोई रेजिस्टेंस इस सर्किट में जुड़ा होता तो उसमें आप करंट कैसे बता देते? ये रेजिस्टेंस अगर जुड़ा हुआ है तो आप सिंगल सेल तो बना ही चुके हो, आराम से आप करंट बताते डायरेक्शन के साथ कि भाई ये रही करंट, कितनी होगी, से R = 2 ओम, है ना। तो 11E/R+R, R+R कितने एम्पियर, ओके। ये मान लो n सेल्स ईच ऑफ EMF E and R ज्वाइन इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, n सेल हैं और वो सीरीज़ में लगे हुए सब आइडेंटिकल हैं, उसमें से n सेल गलत जुड़े हुए हैं। गलत जुड़ने का मतलब यही हुआ जैसा अभी पिछले फिगर में था ना, एक उल्टा जुड़ा हुआ था, बाकी सब सेम साइड के थे, तो वो जो माइनॉरिटी में है वो रॉन्गली कनेक्टेड कहलाते हैं, है ना। फाइंड करंट थ्रू R। तो अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भाई हमने सब ऐड किया, सबको 13 किया, उसे उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर n सेल जब जुड़े होंगे तो NE, ये तो n तो उसमें से स्मॉल n गलत जुड़े हुए हैं, तो स्मॉल n अगर गलत, इसको ऐसे समझ लो कि अगर ये मान लो ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है, जब यहाँ से यहाँ तक की टोटलिंग करोगे तो कैसे करोगे? ये दोनों सेम साइन के हैं, तो 2 + 2 + 2 और इसको माइनस करोगे, है ना। तो अल्टीमेटली एक -2 अपने साथ एक +2 को कैंसिल कर देता है, यानी एक सेल भी अगर गलत जुड़ा हुआ हो तो उसके डबल से उसका दुगना EMF माइनस हो जाता है, क्योंकि वो जब ऐड करते हैं तो प्लस वाले में का उतना अमाउंट भी चला जाता है जितने का ये उल्टा सेल वाले का EMF होता है। तो एक गलत जुड़े होने से 2 का EMF जाता है। तो यहाँ पर जो EMF होगा E टोटल वो कितना होगा, n - 2n × E, यानी n टोटल सेल थे लेकिन उसमें n गलत जुड़े हुए थे, स्मॉल n, तो उसमें से 2n माइनस कर लेना। R जो टोटल होगा वो NR होगा, क्योंकि मैंने अभी 2-3 बार बताया आपको रेजिस्टेंस कोई मतलब नहीं, सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस तो ऐड होना है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका R है, इसलिए करंट कितनी होगी, करंट होगी आपकी n - 2n × E, n - 2n × E/R+R। R कितना, स्मॉल r, NR प्लस कैपिटल R, ये होगा करंट का फॉर्मूला। आया समझ में? ये मान लो एक ये किरचॉफ लॉ के हल्के एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली। n आइडेंटिकल सेल्स आर जॉइंड इन सर्कल एज शोन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्कमफरेंस। ये एक ही ऑर्डर में देखो जरा, एक बार घूम के देखोगे तो सब सेम सेंस में जुड़े हुए हैं, प्लस से माइनस, 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 सब सेम। कितने हैं, n, ठीक है। अब n कुछ भी हो सकता है, सब आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो ये सब सेम उसमें जुड़े हुए हैं। किसी भी 2 पॉइंट बोला तो मैं मान लेता हूँ कि ये 2 पॉइंट मैंने ले लिया। 2 पॉइंट कौन से ले लिए, जिसमें मैंने 2 सेल इधर रखे हुए, बाकी यानी यहाँ से यहाँ तक में 2 सेल हो गए और ये बाकी के जो हैं वो n - 2 सेल हो गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ के हल्के एप्लीकेशंस कहलाते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक बार तो पूरे लूप में घूमना पड़ता है, ये पूरा लूप। आप करंट सपोज करिए, ये मान लिया मैंने करंट कितना मान लिया, ये सपोज ये मान लिया मैंने I, ठीक है। और बल्कि ऐसा किया करो कि करंट की डायरेक्शन में सपोज किया करो, यानी मतलब मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा किया करो कि ये हटा दिया मैंने, सबके देखो हायर पोटेंशियल जो हैं, हायर पोटेंशियल आपके कैसे हैं, ये लेफ्ट साइड पे हैं। तो आप जो करंट चलेगी इस सर्किट में वो, क्योंकि सब सेम सेंस में है ना, कोई लड़ाई वड़ाई तो है नहीं इस तरीके की, तो करंट ऐसी ही चलेगी, है ना। तो ये आप ऐसी करंट सपोज किया करो और करंट की डायरेक्शन में घूम लिया करो। जैसे भी आप किरचॉफ्स लॉ लगाते हो, जो भी आप साइन कन्वेंशन फॉलो करते हो, उस हिसाब से एक बार लूप में इक्वेशन बना लो। तो जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैं माइनस से प्लस सेल हैं, आप माइनस से प्लस में जा रहा हूँ, मेरा मूवमेंट ही हो गया, करंट की डायरेक्शन में ही मैं मूव कर रहा हूँ, है ना। तो माइनस से प्लस प्लस मानूंगा तो कितने सेल थे, n, तो n × E, है ना। और करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, वोल्टेज का ड्रॉप होगा -n × IR शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से तो NE - NI, यहाँ से आपको आ जाएगा E = IR, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए थे, ये आपने ये 2 पॉइंट्स लिए थे ना, उन 2 पॉइंट्स में ब्रांच में घूम लो, से इट इज़ A, इट इज़ B, ठीक है। फिर वही करंट की डायरेक्शन में आप ऐसे घूम लो, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में घूमोगे तो प्लस से माइनस आप कैसे जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, सॉरी, है ना, ऐसे जा रहे हो आप, यानी इधर से नहीं जा रहे हो बल्कि इधर से जा रहे हो, ओके, ऐसे जा रहे हो। तो
माइनस से प्लस 2E है ना, और करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप 2IR इज इक्वल टू, सॉरी इस बार ब्रांच में चल रहे हो ना आप, तो VA जहाँ से चले, कहाँ से चले, A से चले, तो VA फिर माइनस से प्लस गए, प्लस 2E माइनस 2IR इज इक्वल टू VB, ठीक है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया, 2IR माइनस E है ना। यहाँ से आप E की वैल्यू IR रख दोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, तो याद भी रख सकते हो। एन आइडेंटिकल सेल्स लगे थे सर्कल में, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। ओके, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है ना। ये दो सेल आपके लगे हुए हैं और फिर आपसे बोला जाता है कि एक आइडियल वोल्टमीटर लगाया एक सेल के ऊपर, उसकी रीडिंग जो आई वो 0 आई है ना। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस में रिलेशन बताइए। तो ये भी किरचॉफ लॉ का हल्का एप्लीकेशन है। कैसे, एक बार आप ब्रांच में घूम जाइए, ये देखो हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड है, आप ऐसी करंट मान लीजिए, और आइडियल वोल्ट मीटर है, इसमें कोई करंट तो जाएगी नहीं, तो करंट आपकी इस सर्किट में इस तरीके से होते हुए ऐसे जाएगी। तो आपने ये करंट मान लिया आई है ना, और पूरा लूप में एक इक्वेशन बना के घूम जाओ। तो एक इक्वेशन जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, माइनस से प्लस यानी 2E करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, वो सारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, दैट इज I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको E की एक वैल्यू मिल जाएगी, E इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, वो ब्रांच, जिस ब्रांच का आपको इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 0 है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 0 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में आ जाओ आप, और ये आप तो सीधे इसके लिए VA मानने की ज़रूरत ही नहीं। आपको मालूम है कि ये इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज है, और सेल में से हायर पोटेंशियल में से करंट निकल रही है बाहर, और बाहर निकल रही है, तो इसके टर्मिनल के ऊपर का वोल्टेज कितना होगा, E माइनस IR। ठीक है, तो अगर ये A है, ये B है, तो मैं सीधे बोलूँगा VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, या A से लेके आप B तक में किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हुए जो भी आपके साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से A से B तक चले जाइए, तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR1 है ना। इसमें I की वैल्यू, ये जो I है यहाँ से इसको उठा के रख देंगे यहाँ पर है ना, तो आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल देखा और सीधे आपने टिक लगाया, ठीक है, क्योंकि पॉपुलरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट से पूछा जाता है, थर्मल इफेक्ट से। उसमें ये होता है कि एक सेल है, EMF E दे दिया आपको, ER का एक सेल है, उसको R1 से जब लगाया गया तो भी उतनी ही पावर डिसिपेट हुई जितनी जब हम उस सेल को R2 से लगाते हैं तब पावर डिसिपेट होती है। तो आपसे वो पूछता है R, R1 और R2 में रिलेशन बताइए। तो पहले तो आप आंसर याद रखिए, R इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 R2, ये आएगा। जैसे वहाँ R1 माइनस R2 था ना, यहाँ हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चन में R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 R2 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ थर्मल इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो पावर्स को इक्वेट करोगे आप, तो P1 इज इक्वल टू P2 I स्क्वायर R1, यानी इस रेजिस्टेंस में पावर यानी I स्क्वायर, I कितनी होगी, E अपॉन R प्लस R1, ये I हो गई, स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R2, ये I स्क्वायर इंटू R2 है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, E तो कैंसिल हो जाएगा, फिर अंडर रूट लेके आगे बढ़ोगे तो सॉल्व करने पर ही आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा, आपको सीधे देख के आंसर बताना है, रूट ऑफ R1 R2, ठीक है। ये केस होता है सीरीज़ में, लास्ट केस है ये ले रहा हूँ मैं। एन आइडेंटिकल सेल्स हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, सब सेम सेंस में है, कोई गलत नहीं जुड़ा हुआ है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्टेड है। ये पूरी की पूरी बैटरी है ना, ये बैटरी हो गई आपकी N सेल से बनी हुई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ओके, तो करंट कितनी चलेगी, तो मालूम है हायर पोटेंशियल सबका लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो करंट इस तरीके से चलेगी, ठीक है। एंड दिस करंट विल बी इक्वल टू टोटल EMF कितना हो जाएगा, सब ऐड होंगे। आपको बोला था एक बार घूम जाइए, सब में सेम साउंड आएगा, चाहे इधर से उधर घूमो या उधर से इधर, है ना। तो टोटल EMF हो जाएगा NE, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल R। तो ये करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से एक थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जाता है, और वो ये, कब करंट किस कंडीशन में सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़फुल होता है। तो अगर R, अच्छा एक और बात मैं यहाँ बताऊँ आपको कि अगर इनमें का एक सेल मैं ले लूँ और एक सेल जो है वो सीधे मैं इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं, तो कितनी करंट देगा वो सिंगल सेल। तो दैट सिंगल सेल I ऑफ वन सेल है ना, दिस इज I ऑफ वन सेल, इट इज़ इक्वल टू E बाय R प्लस R। ओके, अच्छा ये कॉम्बिनेशन जो करंट आपको दे रहा है वो इतनी दे रहा है,
ठीक है, तो ये इधर देखें हम कि अगर व्हेन आर इज़ टू लेस देन कैपिटल आर, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कमज़ोर हो एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, से कैपिटल आर इज़ 100 ओम एंड दिस आर इज़ 0.1 ओम या 1 ओम, तो बहुत कम कहलाएगा वो। तो अगर आर बहुत छोटा है तो ये जो टर्म होगा ये ड्रॉप कर देंगे अपन, तो आर के कंपैरिजन में एडिशन के मामले में, तो करंट हमें कॉम्बिनेशन की जो मिलेगी वो हो जाएगी NE/R, ठीक है। अच्छा, और सिंगल सेल जो करंट देगा इसी कंडीशन में, जब आर को ड्रॉप करोगे, स्मॉल आर को ड्रॉप करोगे तो E/R मिलेगी। तो इसका मतलब ये वो एक सेल की करंट का n गुना मिलता है, यानी n टाइम्स I ऑफ वन सेल, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज़ मैक्सिमम करंट, यानी ये जो I मिल रही है आपको, ये मैक्सिमम करंट मिलेगी इस कॉम्बिनेशन से इस समय पर, जब R आपका स्मॉल r जो होगा वो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा कैपिटल R से, ठीक है। तो इस समय ये यूज़फुल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि अगर 20 सेल आपने लगाए हैं सीरीज़ में तो लगभग एक सेल का 20 गुना करंट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा, अगर कैपिटल R बहुत छोटा है स्मॉल r से, ठीक है, तो ये कैपिटल R को ड्रॉप करोगे आप तो NE/NR बनेगा, और NE/NR में NN कट जाएगा, तो जो कॉम्बिनेशन आपको करंट देगा वो इतनी होगी, और एक सेल जो करंट देगा, कैपिटल R को ड्रॉप करोगे तो यहाँ से भी E/स्मॉल r आएगा, तो ये I ऑफ वन सेल देगा। यानी कॉम्बिनेशन 20 सेल भी लगाए हैं तो करंट जो कॉम्बिनेशन देगा वो एक सेल के बराबर की देगा, तो ये इस समय कॉम्बिनेशन यूज़फुल नहीं होता। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन तब फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा करंट देता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वीकर, मच वीकर एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, ये ध्यान रखना होता है। अब आते हैं सेल्स इन पैरेलल में अगर सेल्स लगे हों तो कैसे आपको काम करना है। तो ये देखिए, मैंने एक बैटरी बनाई हुई है जिसमें 2 सेल लगाए हैं, E1R1 E2R2 इन पैरेलल, ओके, और दोनों के हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, है ना, दोनों के हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो इसको अगर इस बैटरी का अगर EMF आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसा काम किया करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करें, यानी E1R2 और ये E2R1, ओके। तो जो ये सिंगल सेल बनेगा, पहली बात तो ये कि जब बैटरी बनाओगे तो चूँकि दोनों के हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो बिल्कुल इसी नेचर की बैटरी बनेगी, यानी हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाइए, और ये रिप्लेसमेंट आपका तैयार हो गया। यानी A से B तक की जो बैटरी थी वो आपने एक सिंगल बना दी है। अब कितने का है वो उसको सीखिए, E है, ये R है, तो E की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे, E1R2 प्लस E2R1 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों सेम सेंस के हैं, हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये याद करिए, सिमेट्रिक फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाता है। तो EMF इतना बनेगा, और R इज इक्वल टू होगा, और आपको मालूम है पैरेलल में क्या होता है, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये करके आप सिंगल सेल बना लेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर किसी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, मान लो ये बैटरी का EMF मांगेगा तो आपको ये करना है। चलिए अब मैं इससे आगे की बात करता हूँ। अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसमें से वो आपसे करंट मांग रहा है, तो दोनों के चूँकि हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों से जो करंट को चलना है ना, वो ब्रांचेस में कोई श्योरिटी नहीं है क्या हो क्या ना हो, लेकिन ये चूँकि हायर पोटेंशियल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है ना, आपको तो सिंगल सेल बना चुके हो आप, तो आपका दिमाग तो इस समझने के लिए आप यहाँ पर समझिए कि आप ये कनेक्ट कर चुके हो, तो ये तो कन्फर्म है ना कि करंट आपकी जो होगी वो इस डायरेक्शन में ही जाएगी, है ना, इससे हट ही नहीं सकती करंट, ऐसी इस डायरेक्शन को छोड़ के और कोई दूसरी डायरेक्शन हो नहीं सकती। तो अगर ये एंड आपका A है और ये एंड आपका B है ना, ये मान लिया हमने, या A भी कैपिटल A तो आपने ऑलरेडी ले रखा है ना, ये आपका A, ये A ही कहलाएगा, और ये B है तो B कहलाएगा, ओके, दिस ऑल्सो A, दिस B। तो अगर आपने ये R लगाया तो करंट आपने EMF बना ही लिया, R बना लिया है, तो चाहोगे तो आप E अपॉन R प्लस R से कर लो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसको भी याद रखें तो जल्दी काम हो जाता है ना। तो जो ये I होगी, I का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन तीनों जो रेजिस्टेंस है, ये और ये तीनों का पेयर नीचे रख दो, यानी R1R2 प्लस R1R प्लस R2R, सिमेट्रिक है, याद हो जाएगा आसानी से। जब आप I निकाल लेते हो तो I निकालने के बाद आप ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ये करंट जा रही है ऐसी, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R, तो I है आपके पास, तो I इंटू R करके आप VA माइनस VB निकाल सकते हो। VA माइनस VB जो निकलेगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो अगर अब आपको ब्रांच की करंट निकालनी है, इसकी निकालनी है या इसकी निकालनी है, तो अब आप ब्रांच में भी जा सकते हो,
है ना, सपोज कर लोगे करंट को, चाहे बाएं से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किधर भी, है ना। फिर ए से बी तक आप या तो ऊपर की ब्रांच से घूम जाइए तो आपको ऊपर वाली ब्रांच की करंट मिल जाएगी, वी ए माइनस वी बी की जगह ये वैल्यू काम में आ जाएगी, है ना। या इस वाले ब्रांच की करंट चाहिए नीचे वाले की, तो आप वी ए माइनस वी बी इसको यूज़ करके आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाइए तो आपको ये ब्रांच की करंट मिल जाएगी, है ना। तो आप सारे सर्किट का एनालिसिस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ईएमएफ आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है ना, सिंगल रिप्लेसमेंट आपको तैयार कर लेना है, और अगर ये करंट याद कर सको तो अच्छी बात है ना। चलिए अब देखिए अगले फिगर में मैंने क्या किया, ये जो सेल E2 था इसको उल्टा लगा दिया है ना, ये इसका हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसका E2 का हायर पोटेंशियल राइट हैंड साइड पर है। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि जैसे मैंने अभी रिप्लेसमेंट सिखाया था आपको, तो आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे सीरीज़ में ये होता था कि भाई सीरीज़ में 4 वोल्ट जुड़ा है 10 वोल्ट से, तो 10 वोल्ट वाला जीत गया, है ना, वो ज़्यादा है। पैरेलल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आएगा वो जीतेगा, यानी E1 इंटू R2 आप करोगे और E2 इंटू R1 करोगे, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी वो जीतेगी। तो अगर E1 R2 अकेले सेलों को नहीं देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी वो देखेंगे। तो इफ़ E1 R2 इज़ ग्रेटर देन E2 R1, अगर ये E1 R2 का क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा है E2 R1 से, तो ये जीत गया। अगर E1 R2 का क्रॉस प्रोडक्ट जाता है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा होगा वो जीतेगा, वो वाला सेल जीतेगा। तो E1 R2 ज़्यादा है अगर E2 R1 से, ठीक है, तो E1 वाला सेल जीत गया, और E1 वाला सेल जीत गया तो ऐसा सेल बना दें, E1 के जैसा सेल बना देना, बाकी कहानी वैसे वही रहेगी। यानी ये E हो गया, ये R हो गया। E कितना होगा, क्योंकि इस बार झगड़ा हुआ है ना, तो और कौन ज़्यादा था, E1 R2, उसमें से दूसरे वाले को माइनस करना अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, इस तरीके से काम करना। ओके, रेजिस्टेंस तो आपको मालूम ही है, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये EMF याद हो गया, ऐसे ही रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने। अब अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा कर ज्वाइन कर देता हूँ कैपिटल R, उसमें करंट कौन सी होगी, अगर ये वाला केस मेरा चल रहा है E1 R2 ज़्यादा है, E1 R2 ज़्यादा, तो आपने देख लिया कि आपने जो सिंगल सेल बनाया उसका हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इसका मतलब है कि करंट कैसी होगी इस कंडीशन में, ये मैं चलो दोनों बात कर लेता हूँ। पहली कंडीशन ये होगी कि जो करंट थ्रू R फ्लो करेगी दैट विल बी इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले याद किया था, बस माइनस करना, E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R प्लस R2 R, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम A टू B इन रेजिस्टेंस इन दिस कैपिटल R, डायरेक्शन होगी A टू B, ठीक है। इसी का उल्टा अगर E2 R1 जीत गया तो E2 R1 ज़्यादा हो गया किससे, E1 R2 से, तो ये वाला सेल जीत गया जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ, जिस बैटरी का, जिसके वोल्टेज का। तो E2 R1 अगर ज़्यादा है तो E2 वाला पोलैरिटी जीत गया, E2 वाला पोलैरिटी जीत गया। तो आप सिंगल सेल ऐसा बना लेना, है ना, E2 के जैसा वाला बना लेना, जैसे E2 का लोअर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे था, हायर पोटेंशियल राइट हैंड साइड पे था, ये बना लेना। कितना होगा अब तुम बता सकते हो, बोलो। E इज इक्वल टू कौन ज़्यादा था, E2 R1, उसमें से E1 R2 को माइनस करना अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको मालूम ही है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्टेड है कैपिटल R, तो आपको मालूम है कि इस बार हायर पोटेंशियल आपका राइट हैंड साइड पर है, तो करंट कैसी फ्लो करेगी, I थ्रू R विल बी इक्वल टू E2 R1 माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस सॉरी, करंट के फॉर्मूले में नीचे के तीनों का पेयर आता है, तीनों का पेयर, ठीक है। R1 R2 प्लस R1 R प्लस R2 R, ओके। अगर पैरेलल में 2 से ज़्यादा सेल्स हों, है ना, जैसे मैंने ये फिगर लिया हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नीट में ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने आपको पिछले जो 2 केसेस बताए थे उनकी अप्रोच के मैंने ऐसी बता दी जिसको याद करने में आपका जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अपन तैयार रहें, अगर ज़्यादा पैरेलल में है तो आपको याद भी है, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि आपको ऐसे करना है, समेशन ऑफ E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस ये अपॉन दिस, ठीक है। इसी पार्ट को सॉल्व करके तो हमने वो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा है वो, E1 R2 प्लस E2 R1 जो दिया था ना 2 का, ऐसे ही तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिक जनरलाइज फॉर्मूला तो यही है, लेकिन मैंने बोला कि अपन उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखें जो अपने को आने हैं नीट में, छोटे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर। तो ये खैर ज़्यादा सेल्स के लिए आपको ये तैयारी करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 से, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर इसमें करंट वरेंट का कुछ एनालिसिस करना है तो फिर एक दूसरा तरीका आसान है। या तो एक तरीका ये है कि भाई आपको, अगर मैंने इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना,
एक रेजिस्टेंस लगा दिया और फिर मैं कुछ काम करने को बोल रहा हूँ आपसे, तो या तो सिंगल सेल बनाकर आराम से काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और या फिर नोडल रूल है ना, नोडल रूल मतलब आप वो भी आपको सिखाया गया है कि आप यहाँ पर x वोल्ट मान लें पोटेंशियल, यहाँ पर अर्थिंग कर दें 0 मान लें, और फिर हर ब्रांच में यानी I1 I2 I3 I4 I5 ऐसा मान करके, है ना। जैसे मान लिया मैंने, नोडल भी याद करा दिला देता हूँ आपको कि आपने मान लिया इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, इसमें I5 है, ठीक है। और इसको x वोल्ट मान लिया, इसको अर्थिंग मान लिया। तो नोडल रूल ये कहता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ना, एट अ जंक्शन द समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी 0। तो x I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 शुड बी इक्वल टू 0। तो I1 कितना होगा, x वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल था, x और प्लस से माइनस गए, x प्लस से माइनस में, यानी x माइनस E1 बाय R1 प्लस ऐसे ही R2 कितना होगा, x माइनस E2 बाय R2 प्लस R2 प्लस I3 कितना होगा, x माइनस E3 बाय R3 प्लस x माइनस E4 बाय R4 प्लस x जो रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है इसमें कोई EMF नहीं है, तो उसमें कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं, सीधे x बाय R है ना, x माइनस 0 यहाँ का पोटेंशियल, ये R के ऊपर तो पोटेंशियल रेफरेंस x माइनस 0 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन x निकाल लेते हैं। x निकालने के बाद फिर अपन चाहे I1 बताना हो, I2 बताना हो, जो भी बताना हो, हम यहाँ पर आकर रख देते हैं। इसमें रख देंगे तो I1 आ जाएगा, इसमें रख देंगे तो I2 आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने सपोज की हुई है उस डायरेक्शन का उसमें अपोजिट है करंट। ये सब आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से काम कर लेते हैं मल्टीपल ब्रांचेस जब होती हैं। सेकेंडली, अगर कोई सेल उल्टा जुड़ा हुआ है, जैसे मान के चलो मैंने ये E3 जो है ना, E3 को मैंने उल्टा कर दिया, यानी E3 को मैंने ऐसा कर दिया। कैसा कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब ये है कि ये ऐसा हो गया। तो कुछ नहीं करना, जो क्या चेंजेस आएंगे आपकी कैलकुलेशन में, ये जो यहाँ पर E3 था ना, ये इक्वेशन में यहाँ पर जाके ये E3 के सामने वाला साइन माइनस कर देना, है ना। E3 के सामने वाला साइन ये जो होगा वो माइनस, क्योंकि E3 नेगेटिव है ना। इसका मतलब ये है कि E3 आपका जो है वो नेगेटिव है, ऐसा। बाकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस इज एडिटिव, ठीक है। इस तरीके से ये हल्का सा चेंज आ जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर इस वाले नोडल वाले रूल में आओगे तो x ये माइनस है और ये प्लस, तो x माइनस से प्लस यानी प्लस, x प्लस E3, मतलब E3 का साइन चेंज कर देना है अपने को। याद आ गया सबको, है ना। तो ऐसे काम करना है। लेकिन थोड़ा वो दो सेल वाला मैंने केस बताया अभी, उसमें प्रैक्टिस अच्छी करो, वो वही क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, है ना। तो उसका आपका जल्दी कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। उनको भी आप नोडल रूल से कर सकते हो। अगर सर्किट के अंदर की कोई बात पूछी है, यानी किसी एक ब्रांच की करंट पूछी है या इसकी पूछी है, तो फिर आप नोडल रूल से ही करो, ये रूल सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर EMF पूछा है या बाहर वाले रेजिस्टेंस में करंट पूछी है, तो वो जो मैंने फॉर्मूला बना कर दिया है वो फॉर्मूला जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। आया समझ में। अब ये देखिए M आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ना, M रोज़ हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे सेलों की M रोज़ हैं। ओके, चलिए बताइए टोटल EMF कितना हुआ। तो EMF टोटल अगर कभी कोई पूछे तो ध्यान रहे पैरेलल में आइडेंटिकल सेल्स हैं, है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ऐड नहीं होता। वो तो E1 R2 जब होते थे, E1 E2 तो E1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज वो सेम रहेगा। यहाँ सारे आइडेंटिकल हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट लोगे आप, ये वोल्टेज कितना रहेगा E, है ना। तो EMF टोटल इतना हो गया। R टोटल हो जाएगा आपका R/M, R के M पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए जो करंट अभी ये बैटरी हो गई। ओके, अब अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और उसमें से करंट मांगता हूँ आपसे, तो डिफरेंट बात है। हायर पोटेंशियल सबके लेफ्ट हैंड साइड पर है, करंट ऐसी गुजरेगी इस R में से, और ये करंट क्या होगी E/R+R। तो E/R/M + R। ओके, ये करंट का फार्मूला हो गया तैयार, है ना। अब अगर यहाँ से फिर वही बात, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कमज़ोर है, R/M इज़ 2 लेस दैन कैपिटल R, है ना, ये छोटा है, तो करंट आपकी I = E/R मिलेगी, जो कि मीनिंगलेस है। एक सेल के बराबर की करंट है ये। इसी कंडीशन में अगर एक सेल की बात करेंगे तो इतनी ही करंट देगा वो, ठीक है। अगर R बहुत छोटा है, किससे, R/M से, है ना, ये ड्रॉप करेंगे अपन, तो अपन को मिलेगी करंट मैक्सिमम। I मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, ये बच जाएगा ये, तो M ऊपर चले जाएगा, तो ME/R आ जाएगा, ME/R आ जाएगा, है ना। ये होगी M टाइम्स द करेंट फ्रॉम वन सेल। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन तब यूज़फुल होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो इंटरनल से, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसी के बाद अब बात आ जाती है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में ये होता है कि
ये आपकी जैसे अपन ने ये वाला ये इस केस के आपने आइडेंटिकल सेल्स लिए थे ना, ये आपका 1 ये 2 इस तरीके से n सेल्स है ना, एक लाइन में कितने n सेल्स, सब आइडेंटिकल हैं। ये केस अलग ही है ना, ये ऐसा, ये एक्चुअली बोर्ड लेवल का केस होता है ना, 12th बोर्ड वाले लेवल का केस होता है। बाकी जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो तो E1 E2 वाले होते हैं, इसमें अलग अलग होता है सब। ओके, तो ये इस तरीके से आपने जो ये एक लाइन में n सेल्स हैं और लाइनें कितनी हैं m, यानी रोज़ कितनी हैं m, नोटेशन वही का वही रखते हैं अपन, पैरेलल वाली लाइनों को m बोलते हैं और सीरीज़ में n बोलते हैं। ओके, सब आइडेंटिकल सेल्स हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे पहले तो EMF की बात करें तो EMF कितना हुआ टोटल इस बैटरी का, एक लाइन का गिनना, बस ये एक लाइन का। ओके, दैट इज़ NE। R टोटल कितना हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, एक लाइन का हुआ NR, और ऐसी कितनी लाइनें हैं M, तो NR/M। अब अपन करंट के फार्मूले में चले जाते हैं। ये बैटरी का काम हो गया है ना। अब अगर हम करंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें से कितनी करंट जाएगी, दैट I विल बी इक्वल टू टोटल EMF कितना था NE बाय ये हो जाएगा आपका R+R, तो स्मॉल r कितना है NR/M प्लस कैपिटल R, दैट इज़ MNE बाय NR प्लस MR। ठीक है, इस बार जब हम मैक्सिमम करंट के लिए काम करते हैं, तो किसी एक को ड्रॉप नहीं करते क्योंकि उससे वो दोनों सिमेट्रिक फार्मूला है एक्चुअली MN में। तो इस बार ऐसा करते हैं MNE बाय NR प्लस MR है ये। तो अगर मैक्सिमम करंट कोई पूछेगा तो आपको ये याद रखना है। अभी है ना, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, सीधे याद रखो। फॉर I मैक्सिमम I तब मैक्सिमम होगी जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी NR विल बी इक्वल टू MR। ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में अगर कैपिटल R में से मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये होना चाहिए, NR शुड बी इक्वल टू MR। इज़ दैट क्लियर? तो फिर आप रख सकते हो, NR को हटाकर MR रख दो, यानी I मैक्सिमम अगर कभी निकालना हो सीधे सबसे पहले ये याद करो, और फिर I मैक्सिमम निकालना हो तो MNE बाय NR की जगह MR रख दोगे तो 2MR हो जाएगा, ये है ना, 2MR हो जाएगा, MN के कैंसिल हो जाएगा, NE बाय 2R हो जाएगा, या इसको हटाकर वो रखोगे तो ME बाय 2 स्मॉल r आ जाएगा। ये मैक्सिमम करंट का फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहूँगा, है ना। एक शॉर्टकट ये होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 36 सेल्स हैं और ये 36 सेल्स सब आइडेंटिकल हैं, ठीक है। सबका EMF जो है वो 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 18 ओम है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है R सर्किट में लगा हुआ वो 8 ओम है, ठीक है, इतने ओम है। ओके, अब ये बताइए, एन टोटल नंबर ऑफ सेल दे दिया, EMF दे दिया, स्मॉल r दे दिया, कैपिटल R दे दिया। अब वो पूछेगा कि हाउ शुड दीज बी अरेंज्ड, इनको हम कैसे अरेंज करें मिक्स कॉम्बिनेशन में सो दैट वी मे गेट द मैक्सिमम करंट, और फिर वो मैक्सिमम करंट भी बताइए। ओके, तो आपको सीधे एक शॉर्टकट लगाना है। क्या आप बोलना, ये लीजिए n और या m, एक लाइन के जो सेल है ना वो निकाल लो। सबसे पहले n इज इक्वल टू, ये लगाया रूट, और यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ सेल लिख दिया। इनटू में एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ लिखना है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लिखना है। कौन सा, कैपिटल R या स्मॉल r, ऊपर कौन सा रखोगे, नीचे कौन सा रखोगे। तो आप अभी जितने भी मैंने ये वाला स्ट्रक्चर के फॉर्मूले बताए हैं, है ना, ये बोर्ड लेवल वाले फॉर्मूले, इसमें हमेशा ध्यान रखो स्मॉल r के बगल में n आया है और कैपिटल R के बगल में हमेशा m आया है। तो ये रहा n के बगल में जो चीज़ आएगी वो यहाँ नीचे रखें ना अपन, भले यहाँ रूट के अंदर आ रही है लेकिन वो पड़ोस तो उसका वही कहलाएगा, यहाँ से जाएगी उसके बगल में चीज़। तो ये जो नीचे वाली चीज़ है, इस नीचे वाली जगह पर आप क्या रखोगे, आप रखना R, ठीक है, R, और ऊपर रख देना R, बस फॉर्मूला तैयार। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। n आपका 36 था, कैपिटल R कितना था 8, स्मॉल r कितना था 18 टू द 36, 2 8 16, 16 का अंडर रूट हो गया 4, यानी एक लाइन में 4 सेल, 4 सेल्स इन अ रो एंड, अब रोज़ कितनी होंगी, 4 एक लाइन में लगा दी तो टोटल 36 थे, तो 36/4 यानी n/n, दैट इज़ 36/4 करोगे तो 9 रोज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। आप बोल देना सीधे कि 4 सेल एक लाइन लगाएंगे और ऐसी 9 लाइनें लगाएंगे, टोटल 36 सेल का काम हो जाएगा। हाँ, अब रहा सवाल I मैक्सिमम का। तो I मैक्सिमम का फार्मूला NE/2, फिर से वंस अगेन यहाँ नीचे एक रेजिस्टेंस लगाना है, लेकिन अब ये n के पड़ोस में नहीं है, अपॉन में, तो कैपिटल R लिखना है यहाँ पर, है ना। तो n आपका हो गया, n आपको कितना आया था 4 इंटू EMF कितना था 2 वोल्ट अपॉन 2 इंटू कैपिटल R कितना है
कैपिटल आ रहा है आपका 8, सो इट इज़ 4 to the 8 0.5 एम्पियर, ये आपकी मैक्सिमम करंट हो गई। ओके, अब आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर का ये मैंने आपको प्राइमरी सर्किट दिखाया हुआ है, याद आ गया होगा सबको। ये ड्राइविंग सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ED, EMF है RD, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये रियोस्टेट लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस RH, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है AB। स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। इट इज़ यूनिफॉर्म वायर ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन, है ना, जिसका अल्फ़ा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो बहुत कम होता है ना। तो यूनिफॉर्म थिकनेस का ये वायर है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का। ओके, तो ये प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में अच्छा, यहाँ ड्राइविंग सेल क्यों लगाया हुआ है? मतलब यहाँ ड्राइविंग सेल जो होता है वो एक एक्यूमुलेटर होता है, यानी एक बैटरी होती है, क्योंकि उसको एक कांस्टेंट करंट फोर्स करनी होती है, भेजनी होती है इस पोटेंशियोमीटर वायर में, जिसकी लेंथ L है। इस सर्किट में कॉन्स्टेंटली उसको करंट एक भेजनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मीटर ब्रिज वगैरह जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें आप लैकेलेंची सेल यानी प्राइमरी सेल का यूज़ कर लेते हो, क्योंकि उसमें करंट की जो डिमांड है वो रुक रुक कर होती है। इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ करंट इज़ रिक्वायर्ड, तो वहाँ लैकेलेंज प्राइमरी सेल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ एक कांस्टेंट कंटिन्यूसली आपको एक कांस्टेंट करंट फोर्स करनी है, इसलिए यहाँ पर एक एक्यूमुलेटर लगेगा, लेड एक्यूमुलेटर लगेगा, यानी बैटरी लगेगी, प्राइमरी सेल नहीं लगेगा, है ना, ड्राइविंग सेल की जगह पर। ओके, तो ये प्राइमरी सर्किट है। ये आपको देता है इस वायर में गिरने वाला पोटेंशियल का ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये देता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये देना प्राइमरी सर्किट का काम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, K इज इक्वल टू VAB/L, यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम A to B अपॉन लेंथ। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कैसे आएगा? I इंटू R, यानी I इंटू RAB/L। ऐसा फ्लो होना चाहिए आपके अंदर, आपके पास, कि आप ऐसा फ्लो करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसे फील करें, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना, पोटेंशियोमीटर वायर में VAB/L। फिर उसके बाद VAB को आप I इंटू RAB, यानी AB वाले तीनों रेजिस्टेंस की पहचान अच्छे से कर लो। एक RD है इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइविंग सेल का, RH आपका रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस RAB में लिख रहा हूँ, है ना। तो एट द मोस्ट इतना ही काम हो सकता है। अब इसमें से कुछ गायब जरूर हो सकता है। कभी बोलेगा ड्राइविंग सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो छोड़ देंगे अपन RD को, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगाया, सीधे बैटरी को लगा दिया गया, किससे? पोटेंशियोमीटर वायर से, तो RH भी नहीं लगेगा उस सर्किट में। एट द मोस्ट जो होता है वो मैं लेकर आपको याद दिला रहा हूँ। तो I इंटू RAB/L, उसके बाद यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर किसी क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर ये मालूम है आपको, तो आपका फॉर्मूला यही हो गया, I इंटू X, वेयर X इज इक्वल टू RAB/L, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे होता है? अगर कोई बोले कीपिंग करेंट कांस्टेंट, अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो आप यहीं पर रुककर आंसर दे दोगे। पोटेंशियल करंट कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि X डबल हो गया, RAB/L डबल हो गया। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ से हमारा काम नहीं चल रहा है तो फिर हम I को भी ओपन करेंगे, और I कितनी होगी इस सर्किट में? ज़रा देखो, ED वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ये है और ये है, तो ED अपॉन RAB प्लस RD प्लस RH, ये आपकी I हो गई, इंटू RAB/L। ये आपका पोटेंशियल गेन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन ये रटना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, आपको इस तरीके से फ्लो कराते हुए आना है। यानी आप सबसे पहले ये इमेजिन किया करें, दिमाग में लाया करें, फिर उसके बाद ये लाएं, ज़रूरत पड़ेगी तब आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि RD नहीं है या RH नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप मतलब याद करना, और बीच का कोई स्टेप अगर यूज़ में आ जाएगा तो मिस कर जाओगे। तो VAB/L से काम शुरू होगा और उसके बाद आप यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो कंडीशंस हैं वो सबसे पहली तो ये है कि अगर मान लो RD भी ज़ीरो था और RH भी ज़ीरो था, यानी कोई रियोस्टेट नहीं लगाया, और आपका ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की बैटरी थी वो, और सीधे पोटेंशियोमीटर वायर से लगा दी गई बिना किसी रियोस्टेट के, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा ED, ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो गई, ये दोनों चीज़ें आपकी ज़ीरो हो गई, RAB से कैंसिल हो जाएगा, ED/L आ जाएगा। क्योंकि फीलिंग में ये लो कि भाई आपका ये पिक्चर दिमाग में बैठा हुआ है, तो अगर RD नहीं है और RH नहीं है, तो मतलब सीधे बैटरी का वोल्टेज जो है वो किस पे ड्रॉप हो रहा है? पोटेंशियोमीटर के वायर में। तो पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला सीधे क्या होगा? ED/L। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ को डबल करेंगे वायर की तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये अकेली एक कंडीशन है। अब अच्छे ये ध्यान रखो कि अगर आर डी और आर एच दो में से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो नहीं है, सपोज आर डी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और आर एच ज़ीरो है, कोई रियोस्टेट नहीं लगाया, तो फिर आपकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी वो इस वायर की न सिर्फ लंबाई पर डिपेंड करेगी बल्कि इसके मटेरियल पर, इसकी रेडियस पर और लेंथ सब पर डिपेंड करेगी। कारण ये होगा कि अगर अब जो होगा ई डी अपॉन आर ए बी, ये आर ए बी रखा अपन ने, आर ए बी है ना, प्लस आर डी आपका ज़ीरो नहीं है तो आर डी हो गया इंटू आर ए बी बाय एल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेजिस्टेंस है वायर का, इस वायर के रेजिस्टेंस की जगह आप क्या रखोगे, रो एल बाय ए, है ना। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा ई डी अपॉन मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, एक मिनट, है ना। ये हो गया आपका K इज इक्वल टू ई डी अपॉन आर ए बी को अपन लेंगे रो एल बाई ए आर ए, है ना, प्लस आर डी, आर एच आपका नहीं था, आई हो गया, ये आई पूरा आई हो गया इंटू आर ए बी वंस अगेन, तो रो एल बाय ए इंटू लेंथ, है ना। लेंथ को अपन यहाँ पर कैपिटल एल से लेना चाहिए था, चलो स्मॉल एल, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, वायर की लेंथ थी, ए बी वायर की लेंथ, लेकिन अभी भी K इज इक्वल टू क्या हुआ, ई डी अपॉन रो एल प्लस आर डी, एल को मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि वो बैलेंसिंग लेंथ से आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। तो ये रो कैपिटल एल है, क्या है ये, कैपिटल एल, यहाँ पर भी मैं कैपिटल एल कर लेता हूँ, ये कैपिटल एल था, ओके, यहाँ पर भी कैपिटल एल कर लूँगा। तो रो एल था, यहाँ एल था, ये एल कैंसिल हो चुका है, ये आ गया रो एल, है ना, रो एल बाय ए प्लस आर डी, तो रो एल प्लस आर डी इंटू ए, और फिर एलसीएम का ए ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, इंटू में आपके यहाँ पर क्या बचेगा, रो। ठीक है, तो अब देखो कि इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि जो K है, K में हमारे वायर ए बी की रेजिस्टिविटी भी आ रही है, उसकी लेंथ भी आ रही है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर पाई आर स्क्वायर आएगा, वायर की थिकनेस भी आ रही है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। हाँ, ये तय है कि लेंथ की हमेशा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो लेंथ को बढ़ाने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा कम होती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितनी कम होती है उतना हमारा पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये रही बात हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट की। सिर्फ एक कंडीशन में वो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करती है, और वो तब है जब आर डी भी ज़ीरो और आर एच भी ज़ीरो। ओके, चलिए अब आते हैं अपन सेकेंडरी सर्किट में। अब बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ज़रा इधर देखें कि मैंने दो सेल दिखाए हुए हैं और मैंने इसको V1 V2 लिखा हुआ, E1 E2 के बजाय, सिर्फ क्योंकि मेरे को पोटेंशियल इमेजिन करना, आपको याद दिलाना है। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ इस सेल के पास V1 है, जिसको आप EMF कहते हो, मान के चलो, है ना। ये V2 वोल्टेज की बैटरी है और ये गैलोमीटर लगा हुआ है। तो अब अगर ये V1 वाला जो सेल है, ये वाला, ये चाहता है ये हम ऐसी करंट फोर्स करें इस सर्किट में, ये V2 वाला जो सेल है वो ये चाहता है कि हम ऐसी करंट फोर्स करें, है ना। दोनों अपोजिंग कॉम्बिनेशन में है, तो हायर पोटेंशियल, यानी एक इसका हायर पोटेंशियल और इसका हायर पोटेंशियल अगर सेम साइड पर है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से अपोज कर रहे हैं, है ना। उस लूप में करंट देने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो लड़ झगड़ रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, अगर V1 ज़्यादा है V2 से, अगर V1 ज़्यादा है V2 से तो करंट आपकी ऐसी फ्लो करेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। आ गई बात समझ में, या इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, यानी करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। गैलोमीटर मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन दे रहा है, गैलोमीटर आपको मालूम है कि गैलोमीटर बोथ साइड डिफ्लेक्शन देता है क्योंकि वो डिटेक्टर होता है करंट का। ठीक है, तो मान लीजिए लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है, उसको सीधे रहने के बजाय लेफ्ट साइड दे रहा है वो। इसी का उल्टा अगर V2 ज़्यादा है V1 से तो करंट कैसी होगी, V2 ज़्यादा होगा तो ये जीत गया उससे लड़ाई झगड़े में, तो ये क्लॉकवाइज करंट घुमाएगा, है ना, ऐसी करंट भेजेगा और ऐसी करंट भेजेगा, क्लॉकवाइज करंट होगी इस लूप में। ठीक है, और इस समय डेफिनेटली जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट साइड होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर V2 इज इक्वल टू V1 हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं, तो फिर करंट नहीं होगी, करंट विल बी ज़ीरो, और इसलिए गैलोमीटर विल गिव नो डिफ्लेक्शन। गैलोमीटर कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट, नो डिफ्लेक्शन, ओके, नल डिफ्लेक्शन। इसी प्रिंसिपल पॉइंट पर काम करता है पोटेंशियोमीटर।
वो एक्चुअली 2 पॉइंट्स ये और 2 पॉइंट्स ये। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल वोल्टेज है यानी इन 2 पॉइंट्स का वोल्टेज इन 2 पॉइंट्स के बराबर हो जाए, तो पहली बात तो इस प्रिंसिपल से ये ध्यान रखो कि तब ये वर्क करेगा पोटेंशियोमीटर का ये जो काम है, जब आपके जो दोनों वोल्टेजेस हों। इसलिए मैं E1 E2 नहीं लिखा हूँ, क्योंकि वोल्टेजेस की लड़ाई है, दो अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस के बैलेंसिंग पे काम करता है पोटेंशियोमीटर, है ना। तो इस और वो तब होता है अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों के हायर पोटेंशियल जो हैं वो सेम साइड पे हों, है ना, एक ही साइड पे जोड़े, तब वो अपोजिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा मैं ऐसा कर दूं, ये एक सेल ऐसा है और ये एक सेल ऐसा है ना, ये गैलोमीटर, कभी भी देयर इज़ नो कंडीशन व्हेन द करंट इन द सर्किट इज ज़ीरो, कभी हो ही नहीं सकती। करंट विल नेवर बी ज़ीरो, मीन्स करंट विल ऑलवेज बी नॉन ज़ीरो। क्यों? ये दोनों सेल एडिटिव हैं। आप जब एक लूप में घूमोगे तो उसमें भी माइनस से प्लस गए और इसमें भी माइनस से प्लस गए, तो एडिटिव है ये। तो अगर ये 2 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का, तो टोटल 5 वोल्ट की विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करंट। ठीक है, ये अगर 13 वोल्ट का है तो 13 + 2 ऐड होंगे दोनों वोल्टेज, 15 वोल्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, और ज़्यादा हो जाएगी करंट, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है करंट देने वाला। ठीक है, तो ये अपोजिंग कॉम्बिनेशन नहीं कहलाता। तो ये फिगर आपके पोटेंशियोमीटर को नहीं चाहिए, है ना। हायर पोटेंशियल शुड बी कनेक्टेड टुगेदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द सेम साइड। ओके, अब जहाँ तक बात है, मैं इसको हटा दूँ। ये जो बात है कि ये हटा दिया मैंने। अब ये जो 2 पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, मैंने जानबूझकर आपको E1 E2 नहीं लिखा था, इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 सेल हों। पोटेंशियोमीटर का जो एक पोटेंशियल है वो तो आपका ये है, जो वायर है आपका, है ना, कौन सा, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है ना AB, जिसमें आपने पोटेंशियल करंट देकर इसमें आपने हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये, AB के वायर पर एक कोई वोल्टेज का ड्रॉप कराया हुआ है। ठीक है, AB के वायर पर वोल्टेज का एक ड्रॉप कराया हुआ है। तो अब अगर नीचे जो है, नीचे आपने एक सेल लगाया, है ना, वो सेल लगाया, अब उस सेल का हायर पोटेंशियल जो है इसके हायर पोटेंशियल के साइड से कनेक्ट किया, और फिर आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाया, ये आपने गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, और फिर आपने इस वायर पर यहाँ टच किया, जॉकी से यहाँ टच किया, पाया आपने ये कि जब आपने इस जॉकी को यहाँ टच किया तो गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट हो गया, नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने प्रिंसिपल से सीखा है कि भाई ये जो बैटरी का EMF रहा होगा, है ना, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट हो गया मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं चल रही। कौन से वायर में? इस वाले वायर में। ये इस वाले वायर में कोई करंट नहीं है, इस वाले वायर में तो है, ये तो प्राइमरी सर्किट वाला वायर है, इसमें तो बढ़िया करंट चल रही है। प्राइमरी सर्किट इसलिए आपको अलग से बताया जाता है। ओके, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इस वाले वायर में कोई करंट नहीं है, तो अगर ये सेल का रेजिस्टेंस होता भी ना तो भी मीनिंगलेस था, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? रेजिस्टेंस कोई भी हो, उसमें जब करंट फ्लो करेगी तब वो I/R बनाएगा, उसके ऊपर वोल्टेज होगा। करंट नहीं है अगर, तो उस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो यानी ये सेल ओपन सर्किट में होगा। तो आपको करना ये होगा कि पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल हम लोग ऊपर सीख कर आए, देखा है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट होता है तो आपको सीधे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज उठाना है और यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज को उठा के उसके बराबर कर देना है। ये वाला जो वोल्टेज आएगा वो किससे आएगा? K/L से। K/L, K यानी क्या? पोटेंशियल करंट, यानी इस वायर पे यूनिट लेंथ पे कितना गिर रहा था, 1 मीटर पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था, K। तो L अगर बैलेंसिंग लेंथ है, ये L लेंथ पे बैलेंसिंग हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना हुआ टोटल ड्रॉप? K/L, 1 मीटर पे इतना K का वोल्टेज ड्रॉप, तो L मीटर पे कितना? K/L। ये बराबर होना चाहिए इस वाले नीचे वाले वोल्टेज के। बस सीधे इक्वल टू साइन के इस तरफ नीचे इधर वाला वोल्टेज लिखो, इक्वल टू के उधर वायर वाला वोल्टेज लिखो, जो कि इसी तरीके से आएगा। वायर वाला वोल्टेज हमेशा फिक्स होगा। नीचे वाली जो लाइन है वो आपकी चेंज हो सकती है। अभी आपने ये EMF लगाया था, हो सकता है कि आपने यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ इसको हटाकर मैं इसकी जगह कुछ और लगा देता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस था जिसमें एक बैटरी लगाई गई थी और उस बैटरी से करंट दी जा रही थी, और आपने यहाँ इसको कनेक्ट किया और यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। तो अगर ये अब मान लीजिए R ओम था, है ना, R ओम था, और इस बैटरी में जो करंट चल रही थी वो I थी, है ना, ये I थी। तो अब बताइए, जैसे गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा, तो आपका रूल क्या कहता है कि आपको यहाँ का वोल्टेज, यानी यहाँ का वोल्टेज, वायर पे गिरने वाला वोल्टेज, और वायर पे गिरने वाला वोल्टेज तो हमेशा K/L से आएगा।
वायर पे गिरने वाले वोल्टेज को आपको कहाँ का वोल्टेज के बराबर करना है, ये 2 पॉइंट्स, ये और ये। इसके नीचे नहीं देखना आप, इसके नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका पोटेंशियोमीटर वर्क्स, आपका जो पोटेंशियोमीटर वर्क करता है वो सिर्फ इस पिक्चर में काम करता है। यहाँ का वोल्टेज पकड़िए, ये पकड़ा, और ये यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज पकड़िए। बस शर्त ये है कि ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए। यस, ये बैटरी अगर ये थी तो करंट इस डायरेक्शन में चल रही है इसमें, तो यानी ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल कनेक्टेड टुगेदर, मिलेगा आपको, बैलेंसिंग मिलेगा। ठीक है, तो आप ये वाला वोल्टेज पकड़िए, कैसे मिल जाएगा आपको, I × R से। तो इस EMF को हटाएंगे हम, इस E की जगह हम क्या रख देंगे इस बार, इस E की जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे I × R, नो प्रॉब्लम। इस नीचे वाली लाइन का वोल्टेज ऐसे मिला, ऊपर वाली लाइन का वोल्टेज तो K × L से ही मिलना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और ये इधर से एक बात और समझो कि इसके नीचे वाली लाइन में आप क्या कर रहे हो। मान लो यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। ठीक है, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ क्या लगा हुआ, यहाँ एक बैटरी और मैंने ऐसी लगा दी, ये लगा दिया, ये सब, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ओनली ऑन दिस पिक्चर। ये पिक्चर है पोटेंशियोमीटर की। वायर का वोल्टेज पकड़ा और ये वाला वोल्टेज पकड़ा। इसके नीचे की बिल्डिंग बेसमेंट में क्या हुआ है, उसके बेसमेंट में क्या हुआ है, पार्किंग कहाँ है, ये सब से कोई मतलब नहीं। ये वाला पिक्चर पे काम करता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे होना चाहिए वो समझ लो, और वर्किंग रूल समझ लो कि यहाँ के वोल्टेज को सीधे इसके बराबर करना होता है। ओके, अब देखिए एक केस लेता हूँ मैं। ये मैंने सेल लगाया हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का गैलोमीटर लगाया हुआ है। अच्छा, जो अभी मैंने प्रिंसिपल आपको समझाया है तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऊपर के वायर का वोल्टेज और नीचे के लाइन का वोल्टेज आपको इक्वल करना होता है ना, जहाँ भी वो स्ट्रेट हो जाएगा। जब हम पोटेंशियोमीटर का लैब में एक्सपेरिमेंट करने निकलते हैं ना, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने गैलोमीटर जॉकी को सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, जस्ट टू द राइट ऑफ एंड ए, यानी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर नोट करते हैं। से इट इज़ लेफ़्ट साइड। मान लीजिए ये डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, जब आपने एंड ए के करीब में रखा, ओके, फिर आप यहाँ से जॉकी को उठाते हैं। देखो मैं उठा रहा हूँ यहाँ से जॉकी को मैं उठाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हटाकर मैं उसको, या इसको मैं रहने देता हूँ, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ कि मैं अब इस जॉकी को यहाँ से यहाँ पर रखता हूँ, बी के करीब में ले जाके रखता हूँ यहाँ पर, है ना। और ये जो इस यहाँ पर रखा, यहाँ पर फिर से मैं डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर ऑब्जर्व करता हूँ, और से इट इज़ राइट हैंड साइड। ये कैसा मिला, राइट हैंड साइड पर, है ना। जब आपने बी के करीब में रखा तो आप सीधी से बात आपको समझ में आ गई है कि कन्फर्म है कि बीच में कहीं ना कहीं पर गैलोमीटर स्ट्रेट होगा, यानी आपका ये सेटअप जो है ओके है। ओके का सील लगा देंगे इसमें, यानी अब आप गो है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है आगे, आप इस सेटअप से आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं गैलोमीटर स्ट्रेट होगा। ये चेक हो जाता है यहाँ से। मान लीजिए कि अगर आपने अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लो ए पर जब आपने लगाया था तो डिफ्लेक्शन आपको लेफ़्ट साइड मिला था, ये आपको डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड मिला था और इतना मिला था। जब आपने बी पर लगाया तो बी पर आपको जो डिफ्लेक्शन मिला वो लेफ़्ट साइड ही मिला, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा मिल गया, इतना डिफ्लेक्शन मिल गया। पहले कम था, है ना, अब आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिल गया है, लेकिन लेफ़्ट साइड ही मिला है। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि सेटअप इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक आप घूम गए, पूरे वायर की लेंथ यूज़ कर लिया आपने, उसके बावजूद भी सीधा सा चेक है, इधर एक साइड का वो डिफ्लेक्शन तो उस वाले पॉइंट पर दूसरे साइड का होना चाहिए, तब जाके कन्फर्म है कि बीच में सीधा हो जाएगा, कहीं ना कहीं बैलेंस मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सेटअप में कहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पूछेगा वो आपसे, कि अगर ऐसा हुआ कि वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने पर डिफ्लेक्शन रिमेन्स ऑन द सेम साइड, है ना, लेफ्ट यानी लेफ्ट सेम साइड रहा, और डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, यानी पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या प्रॉब्लम है, वाई इट इज़ नॉट ओके। तो बोलना चूँकि करंट ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने आपको प्रिंसिपल डायग्राम में समझाया था कि भाई ये वोल्टेज और ये वोल्टेज अगर लड़ेंगे नहीं, वायर का वोल्टेज और इसका वोल्टेज, ये दोनों लड़ेंगे नहीं अगर, तो यही होगा। अगर कनेक्शन गलत है तो ऊपर वाला वोल्टेज जो है, अभी जब आपने यहाँ पर लगाया होगा सी पर, मान लो ये पॉइंट सी, तो AC वाला जो वोल्टेज है सपोज 1 वोल्ट का है, ठीक है। फिर जब आपने B पर लगाया तो A से लेके B तक का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वायर पे जो है वो मान लो 5 वोल्ट का है। तो अगर कनेक्शन इनके गलत हैं, यानी हायर पोटेंशियल से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने तो डायग्राम में दिखाया हुआ है, मेरा डायग्राम तो सही है भैया, ये हायर पोटेंशियल, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं जोड़ा है आपने, जो इस बच्चे ने काम किया है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो उसने गलत जोड़ा हुआ है। तो होगा ये कि अगर ये EMF आपका 2 वोल्ट का है, ठीक है,
तो शुरुआत में जो आपको ये करंट मिली ना, वो दो और इस एक के एडिशन के कारण मिली, 3 वोल्ट के कारण करंट घूमी इस लूप में। और जब आप बी पे पहुंच गए तो बी पे 2 + 5 7 वोल्ट के कारण करंट मिली, तो वो तो ज़्यादा मिलेगी ही ना, तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं। वाई इट इज़ नॉट ओके, तो आंसर बोलना कनेक्शंस आर रॉन्ग, कनेक्शंस आर रॉन्ग। क्या गलती है भाई कनेक्शन में? बोले कि आपका जो ये टेस्ट सेल है, ये इसको टेस्ट सेल कहते हैं, टेस्ट सेल का हायर पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर वायर के हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड नहीं है। चेक करिए ज़रा, है ना। तो भाई हमारे ये कॉपी पेन में काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है हायर पोटेंशियल, वहाँ तो सेल होता है ना, वो गलत जोड़ दिया किसी बच्चे ने, उल्टा जोड़ दिया, इस तरीके का जुड़ा होगा। यानी ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसलिए अराइज हुई कि ये तो सही है, मान लो सेटअप, सेल आपने जो जोड़ा हुआ वो इस तरीके से जोड़ा हुआ है। तो इस समय ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा और सेम साइड में रहेगा। ठीक है, तो अब इसका वाई इट इज़ नॉट ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गई, कनेक्शंस आर रॉन्ग। निवारण कैसे होगा इस कारण का? तो बोलना कनेक्शंस को सुधारो भाई, कनेक्ट द हायर पोटेंशियल विथ हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल ऑफ वायर शुड बी कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल ऑफ योर टेस्ट सेल। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात, मान लो किसी क्वेश्चन ने बोला कि जब आपने ए पर रखा था तो ए पर जो डिफ्लेक्शन था वो बाईं साइड था, वो ज़्यादा था, लेकिन जब बी पर रखा, उस सिरे पर रखा, तो डिफ्लेक्शन बाईं साइड है लेकिन कम हो गया है, कम हो गया है। डिफ्लेक्शन आपका पहले ज़्यादा था ए पर और बी पर कम हो गया है। इसका मतलब अभी भी नॉट ओके, सेटअप आपका ओके नहीं है, क्योंकि सेटअप ओके होने की एक ही शर्त है, ए के करीब रखो तो एक साइड डिफ्लेक्शन, बी के करीब रखो तो दूसरा साइड डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। नॉट ओके, क्या प्रॉब्लम है? तो कारण पूछेगा आपसे, क्या कारण है? तो बोलना कि भाई डिफ्लेक्शन ए से बी तक जाने में डिफ्लेक्शन कम तो हुआ है, यानी दोनों कनेक्शन से दोनों वोल्टेजेस ने लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन पूरी लड़ाई बराबरी की नहीं हो पाई। यानी इस वायर में कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन सार बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कनेक्शन सही है। लेकिन जब आप ये जो सेल था, है ना, इसको आपने जब यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर लिया तो एक्चुअली सेल तो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज का था। ये वायर का वोल्टेज जब आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, सपोज 1 वोल्ट का ड्रॉप मिलता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हो तो पूरे 5 वोल्ट का ड्रॉप मिलता है। तो वायर अपने जब आप वायर की लेंथ पे मूव करते हो तो वायर का वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलता जाता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और तो वो वायर का वोल्टेज, जैसे से आप बी की ओर आए तो वायर का वोल्टेज आपने ज़्यादा यूज़ करते मिलता गया आपको, वो लड़ता गया आपके ईएमएफ से, लेकिन वो फिर भी पूरी ताकत लगा दी उसने, लेकिन वो उसको सीधा नहीं कर पाया गैल्वेनोमीटर को। कौन छोटा पड़ गया? बोलना है VAB। यानी कारण क्या है? VAB फॉल्स शॉर्टर दैन ईएमएफ ऑफ टेस्ट सेल। ये वोल्टेज जो है वायर पे गिरने वाला वोल्टेज, ये आपके टेस्ट सेल के ईएमएफ से कम पड़ गया है। आई बात से ऊपर की बैटरी को दोष मत देना, ये बैटरी जो ड्राइविंग सेल कमज़ोर है, मैंने पहले ही बता दिया, आपके पोटेंशियोमीटर में काम सिर्फ ये दो होता है ना। इस वायर के ऊपर क्या बना हुआ है वो सब छोड़ो, जो लड़ाई झगड़ा की होना है वो इन दोनों में होना है। तो अगर VAB वायर पे गिरने वाला वोल्टेज फॉल्स शॉर्टर देन EMF, तो आपका ये घटना घटित होगी। अब बोले निवारण क्या है? बोले निवारण के लिए तो रियोस्टेट लगाया था, यानी आपके इस ED का वोल्टेज जो रियोस्टेट पे ड्रॉप हो रहा है और इस वायर पे ड्रॉप हो रहा है, तो रियोस्टेट पे वोल्टेज के ड्रॉप को कम करिए। रियोस्टेट के वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करिए, है ना। तो रियोस्टेट का ज़्यादातर पार्ट बाहर करिए सर्किट के, है ना। तो RH शुड बी डिक्रीज्ड, RH शुड बी डिक्रीज्ड। रियोस्टेट को कम करेंगे तो अपने आप भाई ड्राइविंग सेल का वोल्टेज आपका AB पे कम ड्रॉप हो रहा है ना। तो मान लो ड्राइविंग सेल आपका 10 वोल्ट का था, AB पे गिर रहा था वोल्टेज कितना? AB पे गिर रहा था वोल्टेज कितना? 4 वोल्ट, है ना। और RH पे गिर रहा था 6 वोल्ट। ठीक है, तो मैं इस 6 वोल्ट में से उठा के इसको कम करूंगा, रियोस्टेट को, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप। तो इसको मैं 6 वोल्ट से 1 वोल्ट पे अगर ला दूंगा तो ये अपने आप, अगर 5 वोल्ट इसमें से कम किया तो ये 9 वोल्ट हो जाएगा, तो वायर पे गिरने वाला वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो RH शुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है, ये इस कारण का निवारण हो गया। आ गई बात समझ में? तो ये 2 तरीक़ों की प्रॉब्लम आती है सेटअप में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है, तो ये कारण बताते बनना चाहिए, है ना। एक बार कनेक्शन आ रहा हूँ, जब रिफ्लेक्शन सेम साइड पे रहता है और बढ़ता जाता है दूसरे सिरे तक जाने पर, तो इसका मतलब लड़ाई हुई ही नहीं है, एडिटिव कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कनेक्शन आ रहा हूँ, पिछला वाला केस प्रॉब्लम, है ना। उसके लिए अपने कनेक्शन सुधारने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जब डिफ्लेक्शन सेम साइड पे तो रहता है इधर से उधर तक जाने में, लेकिन कम होता जाता है, तो इससे समझ में आता है लड़ाई तो हुई, बराबरी की नहीं हो पाई। और लेकिन कमज़ोर कौन पड़ गया? VAB। सेल को दोष मत देना इस टेस्ट को, ये तो बेचारा शुरू से अंत तक खामोश बैठा है अपने EMF E को लिए हुए। वायर पे जैसे जैसे जाते हो तो वायर वोल्टेज अपना ज़्यादा आपको ऑफर करता है, लेकिन क्या करें, पूरी ताकत लगा दी तब भी वो E को बैलेंस नहीं कर पाया,
दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके लिए भी ईडी को दोष मत देना, है ना। ये आरएच को कम करके हम अपने इसके वोल्टेज के ड्रॉप को बढ़ा लेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो प्राइमरी सर्किट आपका वैसा ही है। देखिए मैं प्राइमरी सर्किट का सारा सामान नहीं दिखा रहा हूँ आपको। प्राइमरी सर्किट आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दे देता है ना, वो आपके पास है ना। वो कैसे निकाली जाती है वो अलग हिसाब किताब है जो आपको सिखाया गया है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपके पास इस वायर की। ओके चलिए सेकेंडरी सर्किट बस एप्लीकेशन अपन सीख रहे हैं नए नए। तो जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो ऐसा करते हैं, ठीक है। क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा एक सेल का E/V -1 × R, है ना। एक सेल का अगर EMF E है और टर्मिनल वोल्टेज V है, कब टर्मिनल वोल्टेज है V, E तो ओपन सर्किट में होता है सेल का वोल्टेज, V तब का वोल्टेज है जब वो सेल R के रेजिस्टेंस में, कैपिटल R के रेजिस्टेंस में करंट दे रहा हो, डिस्चार्ज कर रहा हो, तो उसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा V, E-I कहते हैं उसको, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज हम ये हो गया और ये EMF हो गया। तो हमारे पास अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम एक बार E को बैलेंस, क्योंकि पोटेंशियोमीटर बैलेंस मांगता है वोल्टेज का, तो एक बार E की बैलेंसिंग होगी और एक बार टर्मिनल वोल्टेज की बैलेंसिंग होगी। तो देखो मैंने ऐसा सेटअप ले लिया, ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर उसका एक लोकल सर्किट बना दिया है मैंने नीचे, उसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है और उसमें से R ओम का प्लग मैंने एक निकाल लिया है, यानी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपका R। ओके अब अभी देखो ये की खुली हुई है, ये वाली जो स्विच है ये ओपन है। ओके तो अभी मैं गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कराता हूँ। तो गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कराया तो पता चला कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर बैलेंस हुआ, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L1 है। तो आप बोल सकते हो क्या इस समय तो सेल आपका ये वाला सेल ओपन सर्किट में है, क्योंकि ये तो की खुली हुई है ना। तो ये सेल ओपन सर्किट में है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, EMF के बराबर। तो पहली चीज़ आ गई आपकी E = K × L1। ओके फिर आपने क्या किया, इस स्विच को क्लोज़ किया, इस स्विच को क्लोज़ करने पर ही ये सेल आपका इसमें से करंट अपना डिस्चार्ज करने लगा, यानी इस लोकल सर्किट में करंट देने लगा, ठीक है, कैपिटल R में से। अब जो इससे के ऊपर वोल्टेज होगा, अब जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा और वो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा डिस्चार्जिंग मोड में, है ना, उसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है जो ऊपर रखा है मैंने। तो इस बार जब बैलेंसिंग कराओगे तो वो पहले से कम पर आएगी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज डिस्चार्जिंग मोड में E-IR होता है, याद दिला दूँ, E-IR, है ना। तो EMF से कम होने के कारण इस बार की जो बैलेंसिंग आएगी कम पर आएगी, लेट इट बी L2। तो आप इस बार फिर से बैलेंसिंग लेंथ पता कर लिया, तो V = KL2। यहाँ से E/V मिल गया आपको, E/V = L1/L2। इस सामान को उठा के जाके वहाँ रख दिया तो आपका ये स्मॉल r आ गया, L1/L2 -1 × R मतलब वो रेजिस्टेंस जिसमें से होकर आपने अपने इस सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया था, यानी एक लोकल सर्किट बना दिया था, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, नीचे वाले वायर में जो करंट जा रही है इससे कोई मतलब नहीं। आपकी बैलेंसिंग जो होगी वो यहाँ से, यानी ये वाला जो वोल्टेज है जितना भी हो, पहले ओपन सर्किट था तो EMF का वोल्टेज था, यहाँ पर जब डिस्चार्ज होने लगा तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बन गया, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ मिली, दोनों की ढूंढकर इस फॉर्मूले में रख दिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वाइट कलर से मैंने प्राइमरी सर्किट दिखा रखा है और K मैंने दिखा दी है, यानी आपको एक तरीके से K मालूम है, प्राइमरी सर्किट का से पोटेंशियल गेन जो आ रही है वो मालूम है। सेकेंडरी सर्किट में चेंज करता जा रहा हूँ और आपसे सिर्फ मैं इक्वेशन मांगूंगा कि क्या यहाँ बैलेंसिंग का इक्वेशन क्या लिखोगे आप, ठीक है। चलिए पहला कोई केस लिया मैंने, ये 2 सेल आपके सीरीज़ में है ना। ये तो मैं पहले से सिखा के आ रहा हूँ आपको सेलों को कैसे कंबाइन करना है। सीरीज़ में है ये, तो माइनस से प्लस दोनों में सेम साउंड आ रहा है, यानी ये दोनों सेल एडिटिव हैं। टोटल वोल्टेज कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का E1 + E2। तो आप सीधे बोलना E1 + E2 = K × बैलेंसिंग लेंथ। ओके चलिए सेकंड केस में आए, ये माइनस से प्लस है, ये प्लस से माइनस है, यानी ये सीरीज़ अपोजिंग कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज़ अपोजिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको बैलेंस मिला है, बैलेंसिंग लेंथ मिली हुई है, गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें से वो सेल ज़्यादा ताकतवर था जिसका कनेक्शन सही था। कनेक्शन सही किसका है, वायर का हायर पोटेंशियल, ये इन दोनों सेलों में देखो किसका हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसका, यानी E2 ज़्यादा है। तो E2 ज़्यादा होने के कारण आपको बैलेंसिंग मिला है, क्योंकि यहाँ तो लाई झगड़ा E2 - E1 आना है या E1 - E2, लेकिन क्या लिखेंगे अपन, E2 - E1, E2 - E1 विल बी इक्वल टू K × L, क्योंकि बैलेंस मिला है। अगर नहीं मिला होता है बैलेंस तो हम ये बोलते कि भाई ये वाला सेल लड़ाई झगड़े में जीत गया होगा, इसलिए वो इसका गलत कनेक्शन है इसलिए नहीं मिला हुआ, लेकिन मिला है अगर L आपको दिया गया है क्वेश्चन में,
तो इट इज़ E2 माइनस E1। आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने थर्ड केस लिया, पैरेलल में आ गया। ये दोनों का सेम हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड पर है, तो आपको मैंने बताया था कि क्रॉस ले लेना। E1R2 प्लस E2R1 EMF आएगा, बैटरी है ये, तो इसका EMF कितना होगा आपको मालूम है, बता दिया गया था। तो इट इज़ E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये EMF हो गया क्योंकि बैटरी है और ओपन सर्किट में है, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है ना। विल बी इक्वल टू K इंटू L। ओके, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, ये भी मैं करा के आया हूँ, कोई एक एंड पे हायर पोटेंशियल है, इधर पे लोअर पोटेंशियल है। इस बार अगर बैलेंस मिला है, इस बार तो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो ये E2R1 करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और E1R2 करेंगे। लेकिन कौन ज़्यादा होगा भाई? अगर बैलेंस मिला है तो वो वाला ज़्यादा होगा, वो जीतेगा जिसका हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पे है। इज द क्लियर? इन्हें कौन जीता, E1R2 या E2R1? अगर बैलेंस मिला है तो डेफिनेटली E1R2। तो यहाँ पर E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू K इंटू L। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको ये भी केस करा के आया हूँ। ये दोनों सेल के अगर लेफ्ट हायर पोटेंशियल ये हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट ऐसी ही जाएगी, ठीक है, और ऐसी जाएगी तो जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बार ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी ओपन सर्किट में नहीं है, ये कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस से, तो एक्चुअली जो वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ तक का वो होगा दिस I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर। और I निकालना मैंने आपको कैसे सिखाया था? I निकालना सिखाया था, प्लस प्लस दोनों सेम साइड पर हैं, तो E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2, तीनों का पेयर R1R प्लस R2R, ये I हो गया, I इंटू आर विल बी इक्वल टू K इंटू L। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये केस, इसमें एक सेल मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो फिर लड़ाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में E2R1 और E1R2। बताइए कौन जीतेगा? जिसका हायर पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर हो, अगर बैलेंस मिला है तो। मिला है ना, L दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो E1R2 में से E2R1 अपन माइनस करेंगे, तो यहाँ पर होगा E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1R2 प्लस R1R प्लस R2R। करंट निकाल रहे हो आप, क्योंकि वंस अगेन I इंटू आर, ये है वोल्टेज यहाँ पर, यानी I इंटू आर, क्योंकि बैटरी आपकी पैरेलल में जरूर है दोनों सेल, लेकिन दे आर गिविंग सप्लाइंग करंट टू दिस कैपिटल R। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो I इंटू आर होगा, तो I हो गया इंटू आर इज इक्वल टू K इंटू L। ओके, अगले केस में आए। अब यहाँ पर ये देखो कि मैंने एक लोकल सर्किट यहाँ बना रखा है, तो अपने को क्या, अपने को तो ये वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज कितना होगा भाई? I जो चलेगी इस सर्किट में, I इंटू ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, तो I इंटू R1 प्लस R2, ये हो गया वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक का। दैट मस्ट बी इक्वल टू K इंटू L अगर बैलेंस मिला है तो। ओके, ये I कैसे निकालोगे? सिंपल है काम, आप इस सर्किट में करंट कैसे निकाल सकते हो? E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R प्लस R1 प्लस R2, ये I हो गया, I इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू K इंटू L। आ गई बात समझ में? तो दीज आर सिंपल केसेस। अगर हमारा बैटरी का कॉम्बिनेशन वगैरह तैयार है तो बहुत जल्दी ही हम ये सब एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल करंट आपको मालूम है, निकाल लिया है आपने वहाँ से प्राइमरी सर्किट से। 3 सेल लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 किलोमीटर लगा है, यहाँ 1 किलोमीटर लगा है, यहाँ लगा है। फिर आपसे वो बोलेगा कि जब हम ए को कनेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ पर बैलेंसिंग ढूंढते हैं, तो मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आपकी L1 आती है, ठीक है, ए पे कनेक्शन करते हैं तो L1 आती है। ओके, तो आप सीधे क्या बोलेंगे? ये तो बाहर है, ये ओपन सर्किट है बाहर बाकी का, तो E1 की बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी E1 इज इक्वल टू K L1, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो आपसे बोलता है कि अब हम इसको हटा लेते हैं, यानी इस कनेक्शन को हटा लेते हैं, और अब आप पॉइंट बी को कनेक्ट करते हैं। तो पॉइंट बी को कनेक्ट करते हैं तो बैलेंस कहाँ मिलता है? मान लो L2 पर मिलता है, बी के साथ L2 पर मिलता है। तो बताइए अब क्या होगा इक्वेशन? ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, यानी दोनों की सीरीज में लड़ाई और बैलेंस मिला हुआ है। बैलेंस मिला हुआ है, इसका मतलब इन दोनों की लड़ाई में कौन जीता? ये वाला, क्योंकि इसका कनेक्शन सही है, हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल वोल्टेज कितना हुआ? E1 माइनस E2, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K L2, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब वो बोलता है कि हमने अब इस कनेक्शन को हटा लिया है ना, ये हट गया बी वाला, और अब हम सी को कनेक्ट करने जा रहे हैं। सी को कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिली है वो मान लीजिए L3 पर मिली है। कहाँ मिली है? L3 पर मिली है। ठीक है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगा? अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज बताइए, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, यानी ये दोनों सही जुड़े हुए हैं,
ये वाला और ये वाला सही जुड़े हुए हैं, तो E1 प्लस E3 माइनस E2, E1 प्लस E3 माइनस E2 विल बी इक्वल टू K इंटू L3। बस ये 3 इक्वेशन है, इधर से उधर वैल्यू रखी तो इसको रखोगे तो E2 आ जाएगा, E1 E2 दोनों आ जाएंगे तो यहाँ रख देंगे तो E3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ओके।